श्री नितिन जी गडकरी जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने शब्दों से हम सबको प्रेरणा दें। मेरे घनिष्ठ मित्र आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, मेरे सहयोगी आदरणीय अजय संचेती जी, आज का कार्यक्रम जो जिन्होंने आयोजन किया है, इस महाकुंभ के कन्वेनर आदरणीय उज्जवल पगारिया जी, तेजराज गोलछा जी, गणपतराज चौधरी जी, राजेश चंदन जी, विनोद दुग्गड़ जी, मेरे मित्र और नागपुर आईआईएम के अध्यक्ष आदरणीय केपी गुरनानी जी और उपस्थित सभी भाई और बहन। आवाज ठीक है? आवाज ठीक आ रहा है? थोड़ा वॉल्यूम कम करो। सबसे पहले मैं पगारिया जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को जगाने के लिए, देश के विकास में हमारा देश समृद्ध हो, संपन्न हो, इसलिए प्रेरणा देने के लिए आप सबको बुलाया है। मैं अक्सर दो बातों का जिक्र हर समय करता हूं। उसमें पहली फिलॉसफी यह है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात का मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. अब सवाल यही उठता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जिनके पास है, उनको टेक्नोलॉजी तुरंत ध्यान में आ जाती है। हमारे देश का अगर विकास करना है तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आज हमारा जीडीपी 8% के नजदीक है। पर हमारी समस्या यह है कि हमारा 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 54-56% सर्विस सेक्टर से है, और केवल 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री से है। हमारा रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर इंडिया और ट्राइबल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आत्मनिर्भर भारत का सपना अगर पूरा करना है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को कम से कम 25 के ऊपर जब तक हम लेके नहीं जाएंगे, हम इस देश के तकदीर को और भविष्य को नहीं बदल सकते। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया है, वहां जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित ऐसी इकोनॉमी हमको क्रिएट करनी होगी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, वेल्थ क्रिएट करेगी, और देश का जीडीपी तो बढ़ेगा, पर इसके कारण हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। हमारे देश के लिए आप सबको, वैसे में मजाक में मैंने पगारिया जी को कहा कि आप लोगों को मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जहां से आता हूं उनको बिजनेस समझता ही नहीं है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरी माँ और मेरी दो बड़ी बहनों के बीच में हर बार विवाद होता था। 75 में मैं एचएससी में था और मैं इमरजेंसी के खिलाफ जो मैं काम करने लगा, तो उस समय साइकिल स्टाइल मशीन पर पत्रक निकालकर बांटने का काम मैं करता था। तो मेरा करियर खराब हो गया और मुझे एचएससी बोर्ड परीक्षा में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिला। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब मुझे शर्म आती है कि अभी मुझे 9 डीलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस की है, पर मैं अभी तक डॉक्टर नाम नहीं लगाता। इसका कारण मुझे संकोच होता है कि द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर। पर कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली है
कि 21st सेंचुरी का कौन सा इंपॉर्टेंट कैपिटल है, वेदर रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी। आप सोचो कि क्या हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। ये तीनों बातें तो जरूरी है, पर मेरी राय में इससे इंपॉर्टेंट अगर कोई कैपिटल है तो ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। Either you are in politics and business or even in social work, everywhere there are ethics are there. पर जो लोग होशियार होते हैं वो बोलते हैं इथिक्स छोड़ दो, शॉर्टकट मारो, जल्दी जल्दी पैसा कमाओ। पर एक बात एक फिलोसोफर ने कही है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। लेट इट बी ए लॉन्ग टर्न, बट ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, goodwill and quality, they are the biggest capital of 21st century. The one thing is important in any project, you need to have proven technology, economic viability, availability of raw material and marketability of the finished product. जब तक आप चारों बातों में सक्सेसफुल नहीं होंगे आपका बिजनेस नहीं चल सकता। और मेरे हिसाब से, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हो, पर मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दिस फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। मैं कल की एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। मैं कल, मेरे पास पिछले 2 दिन से हर राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अब नाम नहीं बताता। एक मुख्यमंत्री आए थे, बोले थे इतने 25 रोड आप करा दो। मैंने कहा तुम ये केंद्र सरकार को मस्का लगाने के लिए क्यों आते हो? तुम्हारी कारपोरेशन खोल दो और मेरी कंसल्टेंसी ले लो, 1 रुपया नहीं लूंगा, 25 प्रोजेक्ट भी पूरा कर दूंगा और 40,000 करोड़ का बैंक बैलेंस भी तैयार कर दूंगा। देखिए, आज रिसोर्सेस की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है। मैंने कल एक प्रोजेक्ट फाइनल किया, टाटा के एमडी आए थे मेरे पास, और नागपुर में मैं एक इलेक्ट्रिकल बस रिंग रोड पर घुमा रहा हूं। वो पहला पायलट प्रोजेक्ट है और हो गया तो देश में क्रांति होगी। वो टाटा को मैं जब जेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो स्कोडा के फैक्ट्री वालों का जॉइंट वेंचर मैंने टाटा के साथ कर दिया और मैंने कहा इनसे टेक्नोलॉजी लेकर आप वो 3 बसेस को जोड़कर 132 सीटर की एक बस बनाई और उसमें ऊपर में हिटाची की बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाएगी, तो वायर डालने की जरूरत नहीं है। और वो बस को मैंने कहा कि एयरपोर्ट, ये हवाई जहाज में जैसा फूड मिलता है वैसे आप पैक फूड उसमें रखिए, जूस है, फ्रूट्स है, और एक एयर होस्टेस जैसी लड़की भी रखिए, क्योंकि 132 लोग हैं। नागपुर के 48 किलोमीटर में दिन भर घूमेगी, 15 मिनट में बस आएगी, उधर से आएगी, इधर से जाएगी। और मैंने उनको कहा कि इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम कर दो, एयर कंडीशन बस, और सामने चेयर पर लैपटॉप लगा दो और सामने से एंट्री दे दो। बोले क्यों? मैंने बोला यहाँ के कंडक्टर बहुत होशियार है और लोग बहुत चालू है। लोग पैसे देते हैं और कंडक्टर टिकट नहीं काटता, जेब में रखता है। और उनकी यूनियन के हम अध्यक्ष होते हैं, सस्पेंड भी नहीं करने देते और चिपका के भी रखते हैं, पूरा माल गायब हो जाता है और बस ट्रांसपोर्ट घाटे में जाती है। तो बोला सामने कैमरा लगाओ और कार्ड चालू करो, कार्ड या मोबाइल। चढ़ते समय पहले लोग उतर जाएंगे, चढ़ते समय कार्ड दिखाएंगे, अंदर जाएंगे। अब वो अगले सप्ताह में नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और 3-4 महीने में शुरू करेंगे। अब ये जो बस है, इसमें मैंने टाटा वालों को समझा, तो टाटा भाई मेरे मित्र है सब, मैंने बोला तुम सरकारी कंपनी जैसा मत सोचो,
पूरे टेक्नोलॉजी की कॉस्ट पहले ही प्रोजेक्ट में डाल दो, ये क्यों कर रहे हो? तो एक काम करो कि अगर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट अगर पहले ही प्रोजेक्ट में डालनी है तो आगे जो ऑर्डर मिलेगा उसको हमको रॉयल्टी दो। तब उनके समझ में आया। अब वो प्रोजेक्ट लगभग फाइनल हुआ है और आपको ताज्जुब होगा कि ये प्रोजेक्ट बैंकेबल होगा और इसके 3 साल में पैसे वसूल हो जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट कल मैंने फाइनल किया, पूना से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं। बहुत दिनों तक हमारे भारत सरकार में कुछ इसमें परमिशंस में अटके थे, तो देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि एक पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन हमने खोली है, आप इसको कुछ काम दे दो। बोला कितना चाहिए? बोले 10-20 हजार करोड़। मतलब मैं 50,000 करोड़ का देता हूँ, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी अच्छा है वहाँ। तो अभी मैंने उनको कल ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, अभी टेंडर निकल रहा है। अब आप समझोगे 30,000 करोड़ का काम बिन पैसे से हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है कि जो पुणे से अहमदनगर औरंगाबाद जो पुराना रोड है उसके ऊपर 6 टोल है, तो मैंने पुराना रोड एनएच का और नया उनको ट्रांसफर कर दिया। और मैंने उनको कहा कि ये 6 में से 3 टोल तो खाली हो गए, 3 टोल 26 में होंगे, तो आप एक काम करो, बैंक में जाओ और इसको 15 साल के लिए मोनेटाइज कर दो। वो बैंक में जाके बैंक ने कहा 3,000 रुपये तुमको, 3,000 करोड़ हम फाइनेंस करते हैं। तो वो टोल मोनेटाइज करके 3,000 करोड़ मिल गए। अब मैंने बोला लैंड एक्विजिशन शुरू करो एक्सप्रेस हाईवे का, और लैंड एक्विजिशन पूरा करके इधर बीओटी में, क्योंकि 1.5 लाख पीसीयूज का ट्रैफिक है, आप करो या और हाइब्रिड एन्युटी में करो या बैंक से लोन ले लो। तो उनको बैंक ने लोन भी दे दिया। और अभी औरंगाबाद से पुणे अभी 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं। ये रोड पूरा होगा तो औरंगाबाद से पुणे 2 घंटे में हो जाएगा, और औरंगाबाद में आकर बाद में नागपुर को कनेक्ट होगा, तो गोंदिया तक भी जाने वाला समृद्धि मार्ग, तो फिर नागपुर से पुणे 5 घंटे में होगा और मुंबई 6 घंटे में होगा। अब मैंने उनको ये कहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जो चार्जिंग सिस्टम है जो बस स्टॉप पर होगी, एक बार 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर चार्ज करेगी, उसकी बैटरी लिथियम आयन बैटरी नहीं है, उससे थोड़ी कॉस्टली है, और वो चार्जिंग सिस्टम करेंगे तो मेरे पूरे एक्सप्रेस हाईवे को मैं इलेक्ट्रिक हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा और टिकट रेट 30% कम होगा, तो नेचुरली पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी है। जैसे हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट को कम करना है। और कल मुझे टाटा ने भी कहा, जैसा अभी प्रफुल्ल जी उल्लेख कर रहे थे, मैं आया हूं गाड़ी में इनोवा टोयोटो की, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और उसका 60% बिजली तैयार करती है, और उसका एवरेज के हिसाब से पेट्रोल से तुलना करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर आता है, क्योंकि इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है और पोल्यूशन नहीं के बराबर है। कल मुझे टाटा ने कहा कि वो भी फ्लेक्स इंजन के गाड़ियां ला रहे हैं, सुजुकी भी ला रही है, और अब देश में पेट्रोल को हमें देश से हद्दपार करना है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सब कंपनियों की 100% इथेनॉल पर गाड़ी आएगी और पेट्रोल को रिप्लेस करेगी और पोल्यूशन कम होगा। मैं 6 तारीख को पुणे में जा रहा हूँ। राजू बजाज जो बजाज स्कूटर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्कूटर बनाई है सीएनजी के ऊपर, और उसकी कॉस्ट 100 किलोमीटर के लिए 1 रुपये किलोमीटर कॉस्ट है, और वो लॉन्च हो रही है। मैं 6 तारीख को उसको पुणे में लॉन्च कर रहा हूँ। फिर फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल स्कूटर लॉन्च हुई है, इन्हें फ्यूल कॉस्ट में 50% बचेंगे। तो जहां इकोनॉमी वायबिलिटी है और जहां टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जहां विन विन सिचुएशन में सबका फायदा है, वो प्रोजेक्ट्स की खूब संभावना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, और जो वेस्ट टू वेल्थ है, प्रफुल्ल जी ने अभी कहा, तो ये चावल वाले क्षेत्र से आते हैं। तो जो पंजाब के आसपास जो हरियाणा में और पंजाब में
परली जलाते हैं, राइस स्ट्रॉ। तो वैद्य साहब थे इंडियन ऑयल के, उनको पीछे लगकर हमने एक पानीपत में प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो जो परली जलती थी उससे 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन हमारे देश में हम हर साल 40 से 60 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट करते, जो किसान तैयार कर सकता है, और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल। और प्रफुल्ल भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बहुत अच्छा एमआरओ आया है। मेरा सपना है कि नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा तो सबसे सस्ता एविएशन फ्यूल नागपुर एयरपोर्ट पर हमारे विदर्भ के किसान तैयार करेंगे और वो हवाई जहाज में भरेंगे। पोल्यूशन भी कम होगा, एविएशन का भी फायदा होगा। और ऑलरेडी अभी 5% बायो एविएशन फ्यूल ऑलरेडी डावोस में निर्णय हो गया कि एविएशन इंडस्ट्री में यूज करना, और बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड कन्वर्ट बायोमास इनटू बायो एविएशन फ्यूल। अभी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो रहा। अब हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। हम पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कोयला जरूरत ही नहीं है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोजन तैयार हो रहा है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बायोमास से और पानी से तैयार होता है। जो ब्लैक हाइड्रोजन है वो कोयले से तैयार होता है। कोयले से कोल गैसिफिकेशन से मीथेन तैयार करके ब्लैक हाइड्रोजन तैयार करते हैं। ये बैठे गुरनानी साहब और ये कर रहे हैं भद्रावती के पास। और तीसरा जो है वो ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट का है। अब ये सबके हाइड्रोजन की कीमत 400 रुपए किलो है। मैंने ये तय किया है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 पर केजी होगी और हाइड्रोजन देश का किसान तैयार करेगा। अब वो दिन दूर नहीं है। और डॉक्टर यादव को आप बुलाना था, जहां मुकेश अंबानी ने पढ़ाई की, मुंबई का वो केमिकल टेक्नोलॉजी जो डायरेक्टर है, अब ये LIT के भी वो डायरेक्टर बन गए। बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च किया। और मैं उनको बोलता था, यादव साहब, आई डोंट नो एनीथिंग, आई नो ओनली वन थिंग, दैट 1 kg ऑफ हाइड्रोजन नॉट मोर देन $1। तो मुझे ये लोग मिलते, ये असंभव है, असंभव है। मतलब बरकास बंद करो, तुम क्या असंभव बोलते हो? आई डोंट नो। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। Even I like people who can make wrong decisions, but I dislike honest people who don't want to take the decisions. You make it. और अभी अब हाइड्रोजन तैयार हो, यादव साहब ने कहा ये होगा। अब ये जो गंदा पानी है, जो अजय जी हमारे कारपोरेशन में शुद्धिकरण का काम करते 2 प्रोजेक्ट में, उससे मीथेन निकलता है और मीथेन से हाइड्रोजन निकल सकता है। और हाइड्रोजन पे ट्रक, बसेस, फैक्ट्री सब चल सकती है। तो हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। तो फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पहचान के एक चार्टर अकाउंटेंट थे, वो कहते थे, हमको लगता था कोई भी प्रोजेक्ट डालना है 10% करो, बैंक बोलती 30% जुगाड़ जमाओ, इधर की एंट्री उधर करो, 30% का CA सर्टिफिकेट लो, बैंक का डिसबर्समेंट करो, प्रोजेक्ट 100 करोड़ का दिखाओ, 70% में पूरा करो। यही धंधा करते ना सब। मैं सीक्रेट बताऊंगा तो लोग नाराज होंगे, ये मत करिए। उसने मुझे कहा कि अगर बंडी सिलानी है तो कुर्ते का माप दो। जिसके पास 30% तो है और 10-20% डालने की ताकत है, वही इंडस्ट्री चला सकता है। वर्किंग कैपिटल इज लाइक ए ऑक्सीजन, और इसलिए कम वर्किंग कैपिटल में बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग करके NCLT में जाने का रोड क्लियर होता है। डोंट गो बाय दिस रोड। और तुम ऐसी चीजें कि सब चीजों के नाटक कर सकते हो, पैसे के नाटक नहीं कर सकते। तो गुड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रूवन टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके साथ मार्केटेबिलिटी टू फिनिश प्रोडक्ट। और मार्केट बहुत है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, एविएशन सेक्टर में है। अभी मैंने प्रफुल्ल जी को बताया, हमारे यहाँ MRO शुरू हुआ। अभी एयर इंडिया का MRO वहां रश नहीं है। इनके यहाँ उस दिन मैं हवाई जहाज से जाता था, 8 इंडिगो के प्लेन वेटिंग लिस्ट में खड़े थे। अब ये MRO ही नागपुर में एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है। हमारे यहाँ डोसाल्ट है, फाइटर जेट है। परसों मैं फॉल्कन के हवाई जहाज से
विशाखापट्टनम अपना विजयवाड़ा गया था चंद्रबाबू के शपथ विधि के लिए। वो पायलट को पूछ रहा था, वो 11 सीटर है और डोसाल्ट एंड फॉल्कन एक ही है, फ्रेंच कंपनी है। उसके एमडी ने मुझे कहा कि दिसंबर तक नागपुर में हम ये हवाई जहाज बनाएंगे। तो मैंने कहा हवाई जहाज भी बना दो और नीचे में फ्लोट भी लगा दो, मैं जल्दी हैवी ये जो MPBS सी प्लेन जो पानी पे उतरता है और एयर स्ट्रिप पे वो मुझे चालू करना है। जब मुझे याद है कि एविएशन इंडस्ट्री उसके नियम ही नहीं बना रही थी, तो एक दिन मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने बोला तुम जिसको MPBS सी प्लेन कहते हो मैं उसको फ्लाइंग बोट कहूंगा। बोट का कानून बनाने का मेरा अधिकार है, हवाई जहाज का बनाने का अधिकार तुम्हारा है। जब बोट पानी में आती है तो मेरा कानून चलता है, हवा में जाती तो तेरा कानून चलता है, मीन दोनों का अधिकार है। और तू जल्दी काम नहीं करेगा तो मैं तुमको हकाल दूंगा, मैं अपने फ्लाइंग बोट अधिनियम तैयार करूंगा और तुरंत इंप्लीमेंट करूंगा, तुम रो चिल्लाते हुए। उसने 1 महीने में नियम बना दिया। तो नाउ ऐसी स्थिति है कि संभावना खूब है। अभी हमने 26 जगह पर हाईवे पर एयरपोर्ट बना दिया कि हाईवे पर हवाई जहाज उतर सकता है, पानी पे उतर सकता है। मेरा सपना था कि अंबाझरी तालाब से हवाई जहाज उड़ेगा तो शेगांव के तालाब में उतरेगा, शेगांव के तालाब से उड़ेगा तो सी में उतरेगा मुंबई में जाकर गिरगांव चौपाटी पर, और वहां से वापस आकर सब इरिगेशन प्रोजेक्ट सब हमारे वाटर पोर्ट बनेंगे। मैं आपको लगेगा कि मैं सपने दिखा रहा हूं, सौभाग्यवश मैंने दिखाए हुए ऐसे कोई सपने नहीं जो पूरे नहीं हुए। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उनकी पिटाई किए बिना नहीं रहती और दिखाए हुए सपने अगर पूरे होते तो लोग उनको साथ देते। तो मैं ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी है। ये जो 7 साल के पहले नागपुर कारपोरेशन, बहुत कठिन है काम करना। हमारे एक आर्किटेक्ट है देश के प्रसिद्ध हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वो नागपुर महानगर पालिका के साथ काम कर सकते हैं। तो यह बना रहे लंडन स्ट्रीट, हमने 2.5 करोड़ में जमीन ली और कारपोरेशन को 2000 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है। ये इधर ही आगे जाकर वो लंडन स्ट्रीट बन रहा है। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा, हाफिज तेरे जिंदगी में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। नहीं साहब बोले, आपके आशीर्वाद है, मैं तो आपको गुरु मानता हूं। मतलब वो बात छोड़ दो, मैंने तुमको नागपुर महानगर पालिका का आर्किटेक्ट देकर तुमको इतना अनुभव दिया है कि अब दुनिया के कितने भी नालायक लोगों के साथ तुम काम कर सकते हो। इतना अच्छा ट्रेनिंग तुमको मिला नहीं है। मतलब यानी मुर्दार सिस्टम के साथ काम करने में तुम अब एक्सपर्ट हुए हो। यू कैन गो इनटू द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन राइट ए सक्सेस स्टोरी बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब वो 5 प्रोजेक्ट पूरे। मुझे इतना ही आपको कहना है कि आपके माइंड सेटअप में भविष्य की चिंता करते हुए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का चिंतन होगा। तो व्हाट इज अवर टारगेट? टारगेट इज चाइना। आज चाइना का हर फील्ड में क्या टर्नओवर है और 5 साल के बाद क्या है। आज चाइना और हमारे बीच का डिस्टेंस 15 से 20 साल है और हमको वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बनानी है। और यह संभव है, यह कठिन नहीं है। मैं आपको तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का मेरे पास डिपार्टमेंट है, मैंने सबको बुलाया। तब मैं जब मंत्री बना तो हमारा नंबर 7वां था। इंडस्ट्रीज का साइज 7.5 लाख करोड़ था और 7.5 लाख करोड़ अब आज हमारे इंडस्ट्री का साइज हो गया है 15 लाख करोड़। और ये इंडस्ट्री है कि जिसने देश में सबसे ज्यादा जीएसटी स्टेट और भारत सरकार को देती है। ये इंडस्ट्री है जो 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट कर चुकी है। और अब हमारा नंबर 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं। और मैंने इंडस्ट्री को टारगेट दिया है कि 5 साल के बाद हमको वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाना है। आप समझिए कि अब हम नंबर 1 पर जाएंगे तो कितने जॉब क्रिएट करेंगे। यू आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, यू आर जॉब क्रिएटर।
देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करनी होगी तो उद्योग, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। उद्योग और सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी होगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हो। और बाय गुड एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में भी जाते तो बहुत पोटेंशियल है। अभी मैं ताड़ोबा गया था, फॉरेस्ट के अधिकारी मुझे मिलने के लिए आए। वो गाड़ियों को परमिशन ही नहीं देते, लिमिटेड है पेंच में, ताड़ोबा में। तो फिर उनको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो जिप्सी। तो एक दिल्ली का एंटरप्रेन्योर उन्होंने बुला के रखा था, वो मुझे मिलने के लिए आया और मैंने 2 दिन पेट्रोल की जो हमारी ये मारुति की जो गाड़ी है जिप्सी, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट किया। और अब मैंने ताड़ोबा में उनको कहा ये सेंटर शुरू करो, ताड़ोबा, पेच और सब जंगल में ये गाड़ियों को अगर आपने इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट किया तो आवाज भी नहीं आएगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो तुमने जो 80 गाड़ियों की परमिशन दी है 200 की करो, मोबाइल फोन ले लो, तो उतने ज्यादा रेस्टोरेंट, उतने ज्यादा रिसोर्ट्स खड़े होंगे, गाइड्स खड़े होंगे, ड्राइवर्स को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और आज ऐसी स्थिति है कि ताड़ोबा और पेंच में वी आर टाइगर कैपिटल, हमारे पास वेटिंग लिस्ट है क्योंकि होटल्स में जगह नहीं मिलती। एवरीवेयर देयर इज ए आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस? दैट देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज and there are some people who convert opportunities into the problems. That is the problem. रोते मत रहो, रोने में कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम्स है ही, जहां जाओगे वहां समस्या है। मामूली लाइसेंस लेने के लिए भी कितनी तकलीफें होती है, मैं बोलना नहीं चाहता, पर बहुत तकलीफ होती है। अब कोई इलाज नहीं है, पर यू शुड अंडरस्टैंड द आर्ट that how to get it done by hook or crook। कल ये हाईवे में काम नहीं हो रहा था तो मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट डेट आप देते हो तब तक 90% लैंड चाहिए, ये चाहिए, ये तुम्हारे सरकारी अधिकारी से नहीं होता। तो आप एक काम करो कि उसी कॉन्ट्रैक्टर को एक प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन का वर्क अवार्ड कर दो और उसको कहो कि तुम ही जाके एविएशन की अपनी इसकी परमिशन लॉ, फॉरेस्ट की, तू भी लैंड एक्विजिशन के पीछे लग जा। तो मेरे चेयरमैन ने पूछा सर ये कैसे होगा? मैंने बोला तुम कहीं जाते हो चाय तो भी पिलाते हो, तुम नहीं पिलाते, वो सब कुछ पिलाएगा और परमिशन लाएगा जल्दी। जो काम तुम 1 साल में नहीं करते वो 1 महीने में करेगा। और यहाँ तुम 1 महीना डिले करके 100 करोड़ का नुकसान कर रहे हो। वो 10-20 लाख खर्चा करके रात को भोजन गिजन दे दुआ के लंबा करके परमिशन 15 दिन में लाएगा। वी आर कंसर्न विद हाउ टू गेट द परमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल, एज फार एज द इकोनॉमिक, उसकी जो वायबिलिटी है उसमें जल्दी काम कैसे हो। कुछ बातें मन को पटती है, कुछ नहीं पटती है। नो ऑप्शन। वी नो द पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। हमको सक्सेस स्टोरी बनानी है। और इसमें आखिरी में 2 बातें, क्योंकि मुझे और एक कार्यक्रम में जाना है, 2 बातें मैं आपको कहता हूं। द टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे यहाँ मैं बोलता हूं हमारे जो IAS ऑफिसर होते हैं तो मैं उनकी मजाक में कहता हूं आप तो सभी विषय के ज्ञानी हो, हमको क्या समझता है? हम मंत्री बने, हम अंगूठा छाप है, तुम IAS ऑफिसर हो, तुम्हारे दिमाग से चलेगा सरकार, तो तुमने ठेका लिया है क्या? प्रॉब्लम यह है कि एक सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट हो सकता है, 10 का नहीं हो सकता। अब मैं आजकल शेप करके भी काम करता हूँ। वो संजीव कपूर मेरे पास आए थे, 2 किताबें मुझे दी, फोटो निकाला, बोले मैं आपका फैन हूँ। वो फालतू बातें छोड़ो, मुझे इसमें से 2 डिशेस कैसी होती है वो सिखाओ। और मैं उसको किचन में लेके गया और मैंने कहा ये बना के मुझे बताओ। मैंने देखा, हमारे शेफ को भी बताया, देखो ये एक्सपर्ट है। मेरे पत्नी को मैंने कहा कि इतना ही नहीं है, तेल मीट डाल के कोई भी सब्जी होती है तो सभी लोग संजीव कपूर बनते हैं। एवरीवेयर देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। हर आदमी की कुछ ना कुछ खूबी होती है और जो अच्छी खूबियां है, स्ट्रेंथ है, उसको आत्मसात करो। इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। आइदर इट इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट, इट इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, इट इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। जो जिसमें अच्छी बात है वो स्वीकार करो। और नॉलेज इज द पावर। ज्ञान, विज्ञान,
सत्ता और संपत्ति, जितना सक्सेस मिलता है आदमी ऊपर उड़ता है, ये मत करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड आत्मविश्वास। द पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अहंकार काम का नहीं है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता, सहिष्णुता, सर्व समावेशकता, these are the important ornaments of the people who are running the management. मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। मैं बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने वो उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, वे इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नो नितिन, दिस इज माय बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो नो नो, इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया, रूप मेरा देखो, है ना गाना। ऐसे आंग में लाते हैं साले। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पीए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। मैं एक बार मेरा पैर टूटा था, मुझे नांदेड़ जाना था, मेरा एक पीए बड़ा होशियार था, चाय से किटली गर्म। तो उसने वो स्टेशन मास्टर गडकरी साहब आ रहे, वो 2 नंबर के फ्लैट पर गाड़ी खड़ी होगी तो उनको चलने में तकलीफ होगी, ये नंबर 1 पर लाओ। तो उसने कहा ये अपोजिट डायरेक्शन है। नहीं बोले उधर लाओ। मैं सुबह उठा तो पहले नंबर पे गाड़ी है, उधर। मैंने बोला ये कैसा हुआ, क्यों ये कैसा हुआ? सर मैंने ही स्टेशन मास्टर को कहा कि इस पे लाओ। तो तूने क्यों कहा? मैंने कहा था क्या तुमको? कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी समझते और न समझते हो जाती। देखिए, ज्ञान, तंत्र ज्ञान, नॉलेज, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, पर्सनैलिटी, बिजनेस, प्रॉफिट्स, इसका अहंकार मत रखिए। ईडी का ऑफिसर आता है तो कैसे उतर जाती है सब। इनकम टैक्स वाला आता तो कैसा होती है। सीधा काम करिए। आज का जमाना स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी से काम करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा सुझाव अगर माने तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और यही टीम वर्क। मैं एक अच्छी बात आपको बताऊंगा कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB। Twice AB is a result of collective team spirit. Decentralization of power and division of work is very important, very very important. मैं हमारे यहाँ कुछ ऐसे होते हैं, मैं आपके सामने उदाहरण नहीं देता, पर हमारे गांव का उदाहरण था, वो आपको नहीं देता हूँ। वो बोलता सब काम मैं ही करूंगा, मेरे को समझता है। ये मैनेजर है, इसको अकल नहीं है, वो इंजीनियर है, उसको समझता नहीं है, सब मेरे को ही समझ रहा है। यू विल नेवर बिकम ए बिग एंटरप्रेन्योर। आप चुपचाप बैठे रहो और काम सब अच्छे से चले। दैट इज टू बी द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, पावर एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और टीम स्पिरिट चाहिए। द लास्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू कन्वे यू, दैट ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। तुम्हारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने परिवार के हैं, और परिवार के समझते हुए अपने प्रति प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता और जिम्मेदारी रखकर उनके साथ काम करो। लोग आपको बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी देंगे। अगर लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, आपके साथ जो काम करे उनका मान सम्मान करोगे, ये बात जरूर है, गलती करेंगे तो जरूर डांटो,
पर प्रेम भी उतना करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 गुना बढ़ेगी स्पीड से, और दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। मैं आपको, मुझे एक चार्टर अकाउंटेंट के कार्यक्रम को जाना है, मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस महाकुंभ के आयोजन के लिए उज्जवल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आपका खूब खूब आभार, दिल से धन्यवाद एवरीवन। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों की गड़गड़ाहट से दिल से शुक्रिया।